आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस सेट में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि उसके जितने भी और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग रहेंगे, उस पॉइंट्स को भी कवर अप करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन वन, यानी नरसिंह वर्मन वन ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। चूंकि क्वेश्चन हैंडेड है, इसलिए हम लोगों को स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? जी हाँ, मंदिर बनाने की कला सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। जी हाँ, गुप्त काल इज दी राइट आंसर। गुप्त काल वंश के संस्थापक अगर आपसे कोई पूछे तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस वंश के जो शासक चंद्रगुप्त वन्य थे, यानी प्रथम थे, उन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछता है तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था? किसने पराजित किया था मिनांडर को? तो यूनानी एक शासक थे जिसको जो है मिनांडर ने पराजित किया था। तो यही आपको बताना है कि किसने पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी मेरे प्यारे साथियों? आपसे अगर कोई पूछ दे तो क्या बताना है? शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। तो विदिशा इज दी राइट आंसर। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। इसको भी ध्यान में रखना है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। तो इसको भी ध्यान रखना है। सेंट्रोकोटस किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो जस्टिन ने कहा है। चाणक्य हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था मेरे प्यारे साथियों? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इसको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसको भी ध्यान में रखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। जी हाँ, अथर्ववेद इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अथर्ववेद में परीक्षितों को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद की रचना किसने किया था? तो अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया था। अथर्व कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इसको ध्यान में रखना है। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को ही जाना जाता है। गोपथ ब्राह्मण शब्द का अथर्ववेद से ही है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। रेहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था कौन? तो भैया इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का? तो मोरक्को का निवासी था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, कुछ मैच दी फ्लोइंग है। इसको ध्यान में रखिएगा। दिए गए प्रश्न में कौन से सुमेलित नहीं हैं? यहाँ इस पे ध्यान रखिए कि कौन से सम्मिलित नहीं है। तो इसको देखिए, इसमें आपका जो दीवान ए खैरात था वो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। ठीक है, दीवान ए अर्ज बलबन से संबंधित था। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन दीवान ए मुख्त राज जो था वो फिरोज शाह तुगलक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर नहीं निगेटिव है। तो निगेटिव आपका ये राइट हो जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन से संबंधित ये वाला दीवाने मुख्तराज था, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? जी हाँ, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने अपने आप को 1562 में हरम दल से अपने आप को मुक्त कर लिया था। इसने दास प्रथा का अंत भी किया था 1562 में। अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी और अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अकबर ने बिहार प्रांत को 1574 से 1575 में जीता था, इसको भी ध्यान रखना है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में ही रहते थे, इसको भी ध्यान में रखना है। जैन धर्म गुरु हरिविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इर्द गिर्द घूमते हैं, सारे के सारे को हमने कवर अप करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? जी हाँ, किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर्दी खां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 1740 में अलवर्दी खां बंगाल का शासक बना था और इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था और इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। ब्लॉक हॉल की घटना सिराजुद्दौला के ही शासनकाल में घटित हुआ था। प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 10th नंबर क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? जी हाँ, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में मतलब कि 1774 से 1785 तक का शासनकाल के अंतर्गत, ठीक है, उस जो कोषागार था, राजकीय कोषागार, उसको मुर्शिदाबाद से कोलकाता हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा को स्थापित किया था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 1782 वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित किया था, ठीक है। जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि मेरे प्यारे साथियों उस समय वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि 1774 से 1785 के बीच में ही वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन जोनाथन डंकन एक थे, जो कि जोनाथन डंकन जो थे उन्होंने संस्कृत बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, यानी लागू कब से हुआ था, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। जी हाँ, 16 अक्टूबर 1905। मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 19 जुलाई को 1905 को घोषणा किया गया था और उसको 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसी के समय में मेरे प्यारे साथियों 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी और इसके बाद कर्जन के समय में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था और लॉर्ड कर्जन के ही समय में मेरे प्यारे साथियों मैं बात करूं तो 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान को खोला गया था, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध मेरे प्यारे साथियों झारखंड से था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भूमिज विद्रोह का संबंध किससे है? तो वर्तमान में झारखंड से है। हालांकि मेरे प्यारे साथियों 1770 के चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में ये सब घटना घटी हुआ था। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से हालांकि पूछे जाते हैं, लेकिन भूमिज विद्रोह का संबंध वर्तमान अभी जो झारखंड है, चूंकि पहले बिहार के साथ था, तो वर्तमान में झारखंड राज्य में घटित हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस के लोग
पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। जी हाँ, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस संस्था से जुड़े लोगों को पदों के भूखे कहकर संबोधित किया था। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था कहा था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था इसको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों 1920 में किया गया था। जी हाँ, 1920 इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को सभी लोगों को पता है कि जालियांवाला बाग की घटना हुआ था और इस समय घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। जी हाँ, और इस कमेटी में 28 इस कमेटी ने मेरे प्यारे साथियों 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट जारी किया था। तो इसमें आप लोगों को स्मॉल डेट पूछेगा तो 28 मई 1920, लेकिन अगर ये मोटा मोटा एक फेशियल डेट पूछ रहा है तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक सावरकर थे, इसको ध्यान में रखना है, वीडी सावरकर। ठीक है, 1857 की प्रथम क्रांति, उसको प्रथम क्रांति कहने वाले वीडी सावरकर थे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तारेन हिंद पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल थे, उसको याद रखना है, मोहम्मद इकबाल से भी क्वेश्चन आता है। तो तराने तराने हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। द रेवोल्यूशनरी के लेखक रविंद्र चंद्र सन्याल थे। हालांकि इसमें रविंद्र चंद्र सन्याल ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खां थे, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम स्थल कहलाता है। जी हाँ, अलकनंदा और पिंडारी नदी का जो संगम स्थल है जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहा जाता है? तो कर्णप्रयाग कहा जाता है। जी हाँ, अलकनंदा एवं पिंडारी नदी का संगम कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में तथा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ने वाले कौन है? तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों 18 नंबर क्वेश्चन डंकन पास। ऑप्शन नंबर आप का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर डंकन पास। हालांकि मध्य हिमालय इसमें आपको डंकन पास ध्यान में रखना है, मध्य हिमालय नहीं। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है डंकन पास। जी हाँ, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक का स्ट्रेट और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। तो डंकन पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे आप चले जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डंकन पास। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन छूट रहा है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो इसमें काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? जी हाँ, नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो मेरे प्यारे साथियों हिमाद्री के भाग हैं। हिमाद्री इज द राइट आंसर। हिमाद्री बोलने का मतलब है कि बृहद हिमालय से है। ठीक है, बृहद हिमालय। चूंकि हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका मेरे प्यारे साथियों ट्रांस हिमालय है, एक आपका ट्रांस हिमालय। देखिए, हिमालय को दो पार्टों में हम लोग बांट सकते हैं। एक आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, अगर हम लोग भारत का नक्शा बनाएं, अगर ओवरऑल हम लोग भारत का नक्शा बनाएं तो देखिए ऐसे कुछ ऐसे आपको पर्वत श्रेणियां आपको दिखाई देंगी। एक आपको पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन हमको नंदा देवी और नंगा पर्वत के किस हिमालय का भाग है ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमालय को दो पार्टों में विभाजित किया गया है। एक आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, एक आपका ट्रांस हिमालय हो गया और एक आपका हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय को मेरे प्यारे साथियों चार भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश। लेकिन हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है,
चूँकि ट्रांस हिमालय वो पार जिसको हम लोग पार हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन हिमालय को 3 भागों में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और एक आपका शिवालिक नीचे वाला भाग जो होता है। तो हिमाद्री के नाम से हम लोग बृहद हिमालय को जानते हैं। तो नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है वो हिमाद्री वाला भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी बृहद हिमालय का भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? देखिए म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा काराकुम रेगिस्तान। काराकुम रेगिस्तान कहाँ में है? तो तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, कराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में आपको पता है इसका लगभग क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि 2,70,000 के करीब है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, इसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो लगभग 11 देशों की सीमा को छूता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान कितने देशों की सीमा को छूता है? 11 देशों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में नहीं है? जी हाँ, रूस में नहीं है, तो आपको बताना है। देखिए ओनेगा झील आपको रूस में ही मिलेगा। ठीक है, लाडोगा रूस में है, बैकाल रूस में है, लेकिन विनिपेग आपका रूस में नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको कनाडा में है। विनिपेग कहाँ में है? कनाडा में है, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश अवशिष्ट देश नहीं है? ठीक है, अवशिष्ट देश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ। जी हाँ, पलाऊ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पलाऊ भू अवशिष्ट देश नहीं है, जबकि अंडोरा, मोल्डोवा और मालदीव जो है वो भू अवशिष्ट देश है। इसको ध्यान में। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केरल। ठीक है, पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंपारण वाला भाग, पूर्वी चंपारण वाला भाग, पश्चिमी चंपारण वाला भाग, सिवान, गोपालगंज, ये सब जिले जो हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के, जिसमें आपके गन्ना के उत्पादन सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो अप्रत्यक्ष कर जैसे कि आपका जीएसटी है, उस तरह के रेखी समिति का संबंध है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देख सकते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? एक ऑप्शन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना, भारत माला योजना। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सुकन्या समृद्धि की बात करें तो सुकन्या समृद्धि जो है, यहाँ हालांकि नहीं वाला ऑप्शन है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि 2015 में कौन नहीं योजना लाया गया था, किस योजना को? तो हम सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि की। तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में ही लाया गया था, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल योजना मेरे प्यारे साथियों फरवरी 2015 में ही आया था। उसके बाद सागरमाला मार्च 2015 में ही आया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 में आया था, लेकिन भारत माला परियोजना की बात करें तो 2017 में आया था। ठीक है, भारत माला परियोजना 2017 में आया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हालांकि निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, तो 2015 नहीं 2017 में आपका सागर भारत माला परियोजना आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको इसका दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछता है, तो 1956 से 61 तक का इसका कार्यकाल था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, और इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछता है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का है, जो कि पीसी महालनोबिस जो मॉडल है उस पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, ठीक है, शिक्षा को किस मतलब श्रेणी में रखा गया है, किस क्षेत्र में रखा गया है? क्या प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीयक में, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एजुकेशन को देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है इसको, यानी तृतीय क्षेत्र में। शिक्षा, बीमा, ये सब आदि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इस क्षेत्र के को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो बीमा भी आपका तृतीयक क्षेत्र का ही भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है, यानी प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को जिस दर पे नगद राशि उसको दिया जाता है उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही अल्प अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर दिया जाता है उसको मेरे प्यारे साथियों रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अल्प अवधि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 7वीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 32। मेरे प्यारे साथियों, 32 आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र को हम, मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तावना में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में ही देखने के लिए मिलती है। भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य और दर्शन हम लोगों को दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? जी हाँ, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि इसका भेदभाव का उन्मूलन करता है। मतलब अधिकार का लक्ष्य जो है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। और मेरे प्यारे साथियों, 14 से 18 तक समानता के बारे में बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे जिनके ऊपर अविश्वास लोकसभा में पारित किया गया था, प्रस्ताव को लाया गया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, सूचना के अधिकार, ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी? तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है। तो जून 2005 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, सूचना के अधिकार, ठीक है, सूचना के अधिकार। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि 12 अक्टूबर 2005 से इसको लागू किया गया था। तो 15 जून की बात है और 12 अक्टूबर की बात है जो कि लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जी हाँ, बिहार में पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, जिसे ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम सेवक भी कहते हैं। तो आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंडीशनल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है?
कथन है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बी में है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्या ए और बी दोनों सही हैं? और उसका स्पष्टीकरण, तो देखिए इसमें आपका ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है स्पष्ट नहीं करता है ए को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो 1949। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इसी याद में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज आपको बताना है, तो राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंचायती राज किस सूची का है? तो राज्य सूची का है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 41। अगर 41 पे चले तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ठीक है, ग्रीन हाउस में क्या होता है? तापमान बढ़ जाते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ऐसी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों डी आपका सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों तरह से है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो कि जीवन के लिए और जीवनदायी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण भी बनता है जो हमारे लिए हानिकारक है। तो दोनों दोनों कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए हानिकारक भी है और जरूरी भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल मेरे प्यारे साथियों आपको इसका राइट आंसर जैव सुरक्षा समझौता एक तरह का है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाया गया था और जिसका संबंध था जैव को सुरक्षा समझौता, मतलब जैव को सुरक्षित करना, और इसे 29 जनवरी 2000 में स्वीकार किया गया था तथा यह समझौता 2003 से प्रभावी हो गया था, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव को हम लोग ज्वारीय वन कहते हैं। तो देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सुंदरवन में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं और इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार सुंदरबन में पाया जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जी हाँ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972, 1972। ठीक है, इसमें आपको याद रखिएगा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था और इस अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? तो 66 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आपको विसर्जन लिखा गया है, द कोर्ट डांस, देखिए नेचर क्योर नहीं लिखा गया है। मोरारजी देसाई के द्वारा नेचर क्योर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नेचर क्योर मोरारजी देसाई का पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ठीक है, महात्मा गांधी जी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो 1937। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पहली बार 1937 में उन्हें नामित किया गया था और अंतिम बार 1948 में नामित किया गया था। तो याद रखिएगा कि कुल 5 बार महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन पहली बार 1937 और लास्ट 1948 किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों वियना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे गैट का पूछेगा, ठीक है, तो जिनेवा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी का पूछेगा लुसाने, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, यूनेस्को का पेरिस, तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ठीक है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम बताना है, तो इसका लूना 9 याद रखना है, लूना 9, जो मेरे प्यारे साथियों 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। ठीक है, और लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है जिसे चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है। तो लूना 3 के बारे में भी याद रखना है कि चित्र लेने वाला था और उसका चित्र लिया था जो पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा था, उस वाले भाग को ये आपको दिखाया था हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ, जी हाँ, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बौद्ध मठ मेरे प्यारे साथियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 52 की ओर चलते हैं और 52 क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है यानी वीक एसिड है? तो वीक एसिड के आपको बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको CH3COOH, ठीक है, CH3COOH आपको ये दुर्बल अम्ल है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो कैल्शियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट किसका अयस्क है आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, इसको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। तो इसमें आपको दो और तीन सबके सब सही हैं। 1, 2 और 3 क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन वर्ग से हैं। गोल्ड और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु हैं। लेड को लिथार्ज के नाम से जाना जाता है। सबके सब सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विलियन में, ठीक है, किस विलियन में विलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो इसका आंसर विलियन की सांद्रता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है मेथिल एल्कोहल को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों विसरण, प्रासरण, एंडोसाइटोसिस, संकुचन, तो प्रासरण इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि पौधे के मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा? तो प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवक यानी प्लास्टिक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट इज द राइट आंसर। रंग प्रदान करता है बीजों को, फूल और बीजों को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों वाहिकाएं आपका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, वाष्प तंतु ये सब फ्लोएम के भाग हैं, बाकी वाहिकाएं नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले तो जल संवहन नाल तंत्र यानी वाटर वैक्यूलर सिस्टम, ठीक है, तो जल संवहन नाल तंत्र वाटर वैक्यूलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई डोरमेटा। इकाई डोरमेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो आपको बताना है तो रक्त को थक्का कौन बनाता है, तो मेरे प्यार से थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट इज द राइट आंसर। रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का प्रमुख कार्य रक्त के थक्का को बनाना है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट आपका थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट रक्त के थक्का को बनाता है, तो इसको याद रखना है, थ्रोम्बोसाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? मलेरिया, मधुमेह, रक्त क्षीणता, गठिया, तो आपको इसका बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मलेरिया मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया इज द राइट आंसर। रोग संक्रामक का उदाहरण है मलेरिया। सूक्ष्म जीव रोगाणुओं, ठीक है, के कारण होने वाला रोग है, संक्रामक रोग कहलाता है। कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, भैंसों के उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम बताना है, तो ऑक्सिन है, ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा, 1880 में, और यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है, और इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है, और इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क भी हैं, जैसे पत्तों के विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, फलों को गिरने से बचाना, ये ऑक्सिन का ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर ग्रेविटेशन का मान क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा जी का मान होता है, ठीक है। अब जी के मान से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के उभरेंगे, जैसे जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है, और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। जी का मान ध्रुवों पर ज़्यादा होता है लेकिन विषुवत रेखा पर कम होता है, और जी का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम हो जाएगा, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। जब पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कमेगा, लेकिन जब पृथ्वी का घूर्णन गति कमेगा तो जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइंस्टीन को 1949 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है मेरे प्यारे साथियों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, क्या अपरिवर्तित है? जो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सब चीज़ तो बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट आपको ब्रोन आपको याद रखना है, ठीक है, ब्रोन। नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के यानी बोरॉन के क्षार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में बोरॉन या कैडमियम की क्षार का प्रयोग, बोरॉन या कैडमियम भी ऑप्शन में रहता तो यहाँ पे सही हो जाता, तो बोरॉन या कैडमियम की क्षार को नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, जी हाँ, सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों कार्य, कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सदिश राशि से तात्पर्य वैसी भौतिक राशि होती है मेरे प्यारे साथियों जिसमें परिणाम के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश राशियों का उदाहरण है, जबकि कार्य, समय, विद्युत धारा, दाब, ताप, आयतन, चाल, ये सब अदिश राशियों का उदाहरण है। तो कार्य आपका सदिश नहीं है, निगेटिव का भाई निगेटिव चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? देखिए स्वर उत्सव ये तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको 2022 का क्वेश्चन है, तो संस्कृति मंत्रालय का क्वेश्चन है, तो इसको करंट को लेटेस्ट में आप लेके चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए 2022 का है तो इसको हम छोड़ सकते हैं करंट, क्योंकि 2022 का करंट आपको पूछा नहीं जाएगा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों इसको बताना है, ठीक है? तो इसको आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये देखिए 2023 का करंट है तो यहाँ से हम लोगों को इग्नोर करना है इसको, और हम लोग अब चलेंगे सीधे 75 की ओर। तो देखिए 75 में आपको भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन, देखिए साइक्लोन जो किया था वो आपका मिस्र के साथ हुआ था, लेकिन ये आपका जो है वो करंट 2023 का था, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं। आपको 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये 2023 का है, इसको भी डिलीट कर दीजिए। अब नया वाला डाटा आपको याद रखना है, इसको भी इरेज कीजिए, इसको भी इरेज कीजिए। 2023 के जितने भी करंट है सबको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, ठीक है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, तो इसका आंसर सुधा मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति है, ठीक है? इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको डिलीट कर देना है फीफा 2022 वाला, ये आपको 2022 वाला नहीं पूछेगा अब, ठीक है? हाल ही में ये भी नहीं पूछेगा, 2022 का है, ये भी आपको इग्नोर करना है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को चलना है कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु, देखिए इसको भी डिलीट कर देना है। 2022 वाले जितने भी करंट है, 23 वाले 24 वाले जितने भी करंट हैं हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। देखिए ये भी आपका 23 का है, ठीक है? देखिए इसको आप ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? भारतीय सेना किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ से आप ले सकते हैं इसको। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का? तो अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा बनेगा। कौन सा समय, देखिए ये सब आपको 2022-23 वाला याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये आपका 2023 तक, तो ये आपको क्रॉस कर गया है, लेकिन ये 2022 का क्वेश्चन था। 2023 में इसको कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है? अब जो भी नया डाटा आएंगे उसको ध्यान में रखना है। 90 वर्तमान में भारतीय बीमा, देखिए ये भी आपका करंट है, इसको छोड़ सकते हैं। 91 भी करंट है, इसको छोड़ सकते हैं। 92 भी करंट है, इसको भी छोड़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखते हैं अब यहाँ 93 से, ठीक है? 93 भी करंट है, इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? 93 भी करंट है। 94 भी करंट है, इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 95 भी करंट है, इसको भी छोड़ सकते हैं, चूँकि पुराना करंट अब नहीं पूछेगा। देखिए यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है? 96 से आप मैथ का क्वेश्चंस कुछ है तो देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है? 2 संख्याओं का अनुपात 3.5 है, उनका मसह आपका कितना है? तो मसह आपका मेरे प्यारे साथियों आपका 15 है, तो संख्याओं का लसह क्या होगा? तो आपको पता होगा एलसीएम, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ, एक फार्मूला है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है? इज इक्वल टू क्या होता है? तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है? इंटू सेकेंड नंबर, इसको याद रखिएगा। तो एक नंबर दोनों का दिया हुआ है तो आप इससे निकाल सकते हैं, इसका आंसर 180 आएगा, बना के देखिएगा, बिल्कुल ईजी है। 97 का आंसर मेरे प्यारे साथियों, सॉरी जो 97 सॉरी 180 आएगा। 97 आप 10 आंसर मार सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत इतना है तो उनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी देखिए, यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 6 श्रमिक 25 है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों 10 आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों आएगा सी, सी आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 99 है उसका आंसर आने वाला है 238, ठीक है? 238। अब कैसे हुआ देखिए, 1 का क्यू है, ठीक है? फिर 2 का क्यू है, ठीक है? प्लस 3 का क्यू, 4 का क्यू, इस तरह से बनते गया पैटर्न, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा 6 और 8 आएगा, ठीक है? 6 और 8 से इतना आ जाता है, तो 6 और 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी टोटल हमने 100 क्वेश्चंस को कवर अप किए हैं। तो आप लोगों को अगर किसी भी तरह का डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट को लेकर के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज होगा,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।